महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो हापामुनि गांव में। महामाया मंदिर का संबंध किस काल से है? तो पूर्व मध्य काल से। महामाया मंदिर के लिए प्रसिद्ध हापामुनि गांव राज्य के किस जिले में स्थित है? तो गुमला जिले में। हापामुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो गजघंट राय ने। हापामुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया था तो 908 ईस्वी में। महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था? तो नागवंश। हापामुनि गांव के महामाया मंदिर में निम्न में से किसके द्वारा विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी? तो सियानाथ के द्वारा। महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित था तो हरिनाथ। गजघंट राय का धार्मिक गुरु था तो हरिनाथ। टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो गुमला में। गुमला में स्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो पूर्व मध्य काल में। अष्टभुजी छिन्नमस्तिक शक्तिपीठ निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो रजरप्पा में। रजरप्पा झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो रामगढ़ जिले में। रजरप्पा में स्थित छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का संबंध निम्न में से किस काल से है? तो पूर्व मध्य काल। झारखंड के किस स्थान से पाल शासक महेंद्रपाल के शिलालेख प्राप्त हुए? तो इटखोरी से। मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर किया गया था? तो इटखोरी में। इटखोरी में मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण निम्न में से किस शासक में किया गया था? तो पाल काल में। बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया था? तो नादिया पर। बख्तियार खिलजी ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर नादिया पर आक्रमण किया था? तो 13वीं शताब्दी। बख्तियार खिलजी के नदिया आक्रमण के समय बंगाल में सेन वंश का कौन सा शासक था? तो लक्ष्मण सेन। गुलाम वंश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त में से सभी। इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड के प्रभाव से मुक्त था क्योंकि यहाँ नागवंश के एक शक्तिशाली राजा का शासन था। वह राजा कौन था? तो हरिकर्ण। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य पर नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो छज्जू मलिक को।
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब अपने सेनापति छज्जू मलिक को झारखंड में नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा गया था? 1310 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत पर विजय अभियान हेतु जाते समय झारखंड से गुजरा था? तो मलिक काफूर। निम्न में से किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो बेनुकर्ण ने। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त में से दोनों। तुगलक शासन के दौरान नागवंशी राजा शासन में था? तो हरिकर्ण। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह से हजारीबाग के खाली स्थान क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना लिया। तो सतगावा। लोदी वंश के शासक के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन नहीं किया? तो हरिकर्ण। लोदी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया? तो गजपति वंश। उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार किया? तो कपिलेंद्र। किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा? तो लोदी वंश। निम्न में से कौन लोदी वंश के समकालीन झारखंड में नागवंश के शासक थे? तो उपयुक्त में तीनों। 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सर्की ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? तो साहेबगंज। जौनपुर के किस शासक ने सिकंदर लोदी के भय से झारखंड के साहेबगंज में शरण ली थी? तो हुसैन शाह सर्की। निम्न में से किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो आदिल शाह द्वितीय। शेर शाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? तो राजमहल क्षेत्र। शेर शाह के सेनापति खवास खां ने किस चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था? तो महारत चेरो। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो उपयुक्त में सभी सत्य हैं। उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं। मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 41 के दौरान हुमायूं झारखंड के किस स्थान तक आया था? तो भुरकुंडा तक। जुनैद करनाली व मुगलों के बीच झारखंड के रामपुर क्षेत्र में हुए संघर्ष में मुगलों की जीत हुई थी। यह रामपुर क्षेत्र वर्तमान में है? तो रामगढ़ में। अकबर नागवंशों की राजधानी खुखरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था, जिसका कारण था?
तो उपयुक्त में से सभी। इस क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि थी, साम्राज्य के विस्तार करना, इस क्षेत्र का सामरिक उपयोग करना। अकबर ने किस निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो शहबाज खां को। शहबाज खां। अकबर ने 1585 ईस्वी में शहबाज खां के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी? तो मधुकरण शाह के। निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? तो अकबर ने। 1589 में अकबर ने निम्न में से किसे बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था? तो मान सिंह को। 1590 ईस्वी में अकबर के सूबेदार मान सिंह ने निम्न में से पलामू के किस चेरो राजा को मुगलों का अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश किया था? तो भागवत राय। 1592 ईस्वी में अकबर के प्रतिनिधि मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया? तो राजमहल। 1592 ईस्वी में उड़ीसा के अभियान के लिए जाते समय मान सिंह निम्न में से झारखंड किस स्थान से गुजरा था? तो सिंहभूम से। 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मान सिंह सिंहभूम के किस राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश किया? तो रणजीत सिंह को। निम्न में से किस मुगलकालीन सूबेदार ने परकोटा व महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर के रूप में किया था? तो मान सिंह ने। 1590-91 ईस्वी के आसपास दीनापुर अभियान पर जाते समय निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने मानभूम क्षेत्र पर व तेलकुपी के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था? तो मान सिंह ने। आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 व चंपा क्षेत्र की मालगुजारी थी? तो 15,500 रुपया। कोकरह के नागवंशी शासक को मुगलकालीन ग्रंथों में जमींदार ए खां आलमा से संबोधन किया गया है। इस शब्द का क्या अर्थ है? तो हीरे के खान का मालिक। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरा प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया गया? तो तुजुक ए जहांगीरी। प्रसिद्ध पुस्तक तुजुक ए जहांगीरी के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खां को खोखरा विजय हेतु भेजा? तो 1615 ईस्वी में। झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? तो अनंत राय। मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से कौन झारखंड का राज्यपाल था? तो इब्राहिम खां। झारखंड के नागवंशी शासक
दुर्जनसाल को जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो शाह का। नागवंशी राजा दुर्जनसाल को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया? तो 12 वर्ष। निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरो का पारखी था? तो दुर्जनसाल। जहांगीर ने 1612 ईस्वी में निम्न में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकहर क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया? तो जफर खान को। जहांगीर के शासनकाल में नियुक्त किस सूबेदार को हाफ जंग की उपाधि प्रदान की गई? तो इब्राहिम खां। एक घटनाक्रम के दौरान हीरे की सही पहचान करने के कारण दुर्जनसाल को जहांगीर द्वारा निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो शाह का। 1627 में जहांगीर द्वारा कैद से मुक्त करने के बदले दुर्जनसाल ने कितने रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? तो 6000। जहांगीर के शासनकाल में बिहार के सूबेदार अफजल खां द्वारा पलामू चेरो राजाओं पर आक्रमण के समय चेरवंशी शासक थे? तो अनंत राय। जहांगीर के शासनकाल में पलामू के किस चेरो शासक द्वारा मुगलों के काफिले को लूटने के कारण उसे बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया गया था? तो सहबल राय को। निम्न में से किस चेरो राजा की मृत्यु मुगलों द्वारा दिल्ली में शेर के साथ लड़वाने के कारण हो गया? तो सहबल राय। खुर्रम ने किस मुगल सूबेदार को एक युद्ध में मार कर राजमहल पर अधिकार कर लिया था? तो इब्राहिम खां को। जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो राजमहल क्षेत्र को। शाहजहां के शासनकाल के समय पलामू का शासक था? तो प्रताप राय। 1632 ईस्वी में किस मुगल सूबेदार ने पलामू की मालगुजारी को बढ़ाकर 1,32,000 रुपये कर दिया था? तो अब्दुल खां ने। मुगल शासक शाहजहां ने पलामू के चेरो राजा को पराजित करने हेतु किस सूबेदार को भेजा था? तो इस्ता खां को। इस्ता खां ने किस वर्ष पलामू पर आक्रमण किया था जिसके बाद पलामू के शासक प्रताप राय ने उसे संधि कर ली? तो 1641 में। 1643 में शाहजहां द्वारा निम्न में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त करते हुए पलामू के राजा के विरुद्ध कर देने से मना करने के कारण कार्रवाई हेतु आदेश दिया था? तो इतिकाद खां। इतिकाद खां की सिफारिश पर शाहजहां द्वारा प्रताप राय को कितना मनसब प्रदान किया गया था? तो 1000। प्रताप राय के मुगल सूबेदार
काद खान से संधि करने के पश्चात कितना रुपए वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया था? तो 1 करोड़ रुपया। प्रताप राय को संधि हेतु विवश करने वाले जबरदस्त खां को कितने मनसब की मनसबदारी प्रदान की गई? तो 2000। निम्न में से किस स्थान पर मुगलों का एक टकसाल भी था? तो राजमहल में। निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा औरंगजेब के समकालीन था? तो रघुनाथ शाह और राम शाह। तो दोनों। फ्रांसीसी यात्री टैवर्नियर के अनुसार रघुनाथ शाह के राज्य पर कितनी बार मुगलों ने आक्रमण किया था? तो 1 बार। किस मुगल शासक के शासनकाल में चेरोवंशी राजा मेदिनी राय ने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह की राजधानी दोईसा पर आक्रमण करके पत्थर का एक विशाल फाटक प्राप्त किया था, जिससे नागपुर दरवाजा भी कहा जाता है? तो औरंगजेब। औरंगजेब ने इनमें से किस सूबेदार को पलामू के चेरोवंश राजा मेदिनी राय पर आक्रमण करने हेतु भेजा? तो दाऊद खां को। कुंडा का वह कौन शासक था जिसने औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खां से पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया? तो चुन राय। इनमें से किसने मेदिनी राय के कहने पर कुंडा के शासक चुन राय की हत्या कर दी थी? तो सुरवर राय ने। इनमें से किस नदी के तट पर मेदिनी राय तथा औरंगजेब की सेना के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मेदिनी राय की सेना पराजित हो गई थी? तो औरंगा नदी। मुगलों से युद्ध में पराजित होने के बाद मेदिनी राय निम्न में से किस स्थान पर शरण ली थी? तो सरगुजा में। पलामू पर अधिकार करने के बाद मुगल सूबेदार दाऊद खां ने इनमें से किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया? तो मनकली खां को। दाऊद खां ने पलामू से प्राप्त सिंह द्वार को इनमें से किस स्थान पर स्थापित किया था? तो दाऊदनगर में। दाऊद खां के पलामू अभियान की सफलता से खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने उसे कितने रुपए इनाम स्वरूप प्रदान किए? तो 50,000। औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का राजा कौन था? तो दलेल सिंह। दलेल सिंह ने अपनी राजधानी को बादम से क्यों स्थानांतरित कर दिया था? तो बादम मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग पर अवस्थित था। रामगढ़ के शासक दलेल सिंह ने बादम से हटाकर अपनी राजधानी को किस स्थान पर स्थानांतरित किया था? तो रामगढ़। कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब के किस अधिकारी ने की थी? तो राम सिंह ने। रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व भाग में कौन सा स्थान अवस्थित था जो औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा? तो खड़गडीहा। तत्कालीन रामगढ़ राज्य का केदी वर्तमान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो चतरा।
झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो शेर शाह को। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा था? तो धनबाद। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो खोखरा के नाम से। किस चेरो राजा ने दोईसा पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था? तो मेदिनी राय।